नमस्कार। मैं डॉक्टर नवीन जोशी, आयुष दर्पण जनरल के इस प्लेटफॉर्म पर हम लाइव हैं। हमारे साथ आज जुड़ते हैं मुंबई से प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ तिवारी जी। प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ तिवारी जी वाईएमटी आयुर्वेद कॉलेज में पंचकर्म विषय के विशेषज्ञ हैं। वो प्रोफेसर हैं पंचकर्म में। हमारे साथ आयुष दर्पण के द्वारा आयोजित कई सेमिनार्स में वो आए हैं। तो आज वो जो है विरेचन कर्म, क्लासिकल विरेचन कर्म पर अपना जो है अपने अपने मंतव्य रखेंगे। हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट हैं 5 जुड़ गए, मैं देख रहा हूँ। आप अभी और जुड़े हमारे साथ, और आपकी जो प्रश्न है विषय से संबंधित, ध्यान रखिएगा, संबंधित प्रश्न विषय से संबंधित आप कमेंट बॉक्स में रखिए, और हम आपके वो कमेंट बॉक्स के प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर दिखाएंगे। और यदि वो प्रश्न के उत्तर देने लायक होंगे तो प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ तिवारी जी उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ तिवारी सर, आप सर अभी अपना परिचय आप खुद से भी दे दें तो अच्छा रहेगा, ताकि हमारे ऑडियंस जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेसबुक पर हमारे 30 से 35 हजार सक्रिय स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स हैं, और उसमें से लगभग हम कोई भी प्रोग्राम आयोजित करते हैं तो 100 के आसपास लोग तो जुड़ ही जाते हैं, जो यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर देखते हैं। तो आप इस वक्त सीधे सीधे चिकित्सकों से, भारत भर के चिकित्सकों से कनेक्टेड हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं सर, आप अपना परिचय दें, आप किस प्रकार से वहां पे काम करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं सर। धन्यवाद नवीन जोशी जी। आप सबको सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर तिवारी वीरेंद्र नाथ, नवी मुंबई खारघर स्थित केरला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पिछले 26 वर्षों से कार्यरत हूँ। वर्तमान समय में पंचकर्म विभाग में विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर हूँ, और एमडी गाइड हूँ। और आज मेरा ये सौभाग्य है कि आयुष दर्पण जनरल के द्वारा आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। मैं मनपूर्वक, हृदयपूर्वक श्री नवीन जोशी जी को और आयुष दर्पण जर्नल के आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। आज हम अपने मुख्य विषय पर क्लासिकल विरेचन कर्म, ये विषय के ऊपर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा पहले, और उससे पूर्व विरेचन कर्म क्या है उसकी एक थोड़ी सी जानकारी दूंगा, और फिर मुख्य विषय पर आऊंगा। आज जो ये विषय मैंने रखा है, या क्लासिकल विरेचन कर्म, इस पर जो बोलने का मौका मिला है, यानी शास्त्रीय पद्धति से विरेचन कर्म को हम किस प्रकार से कुछ सावधानी रख करके, कुछ नियमों का पालन करके हम भली प्रकार से शुद्धि या शोधन कर्म संपन्न करा सकते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो आयुर्वेद के बारे में प्रचलित है, या जो आयुर्वेद के बारे में लोगों को विश्वास है कि आयुर्वेद एक के द्वारा अपुनर्भव चिकित्सा की जा सकती है। अपुनर्भव चिकित्सा की सिद्धि पंचकर्म के द्वारा ही हो सकती है। शास्त्रोक्त है कि दोषाः कदाचित कुप्यन्ति, जीताः लंघन पाचनैः, जीताः संशोधनैर्येषु न तेषां पुनरुद्भव। अर्थात कि जिन रोगों को संशोधन के द्वारा, संशोधन करा करके ठीक किया जाता है या जीता जाता है, वे दोष या वे व्याधियां पुनः उत्पन्न नहीं होती, या अगर होती भी है तो बहुत जल्दी उत्पन्न नहीं होती है। जबकि केवल शमन चिकित्सा के द्वारा या लंघन पाचन के द्वारा जो व्याधियां ठीक की जाती हैं, शमन की जाती हैं, वे शीघ्र ही पुनः उत्पन्न हो सकती है। इस विषय को ध्यान में रख करके जो हमारा पंचकर्म है, वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती और नस्य, ये 5 कर्म व्यवहार में प्रचलित है। प्रथमम वमनम पश्चात विरेकस्याद अनुवासनम, एतानि पंच कर्माणि निरूहो नावनम तथा। आचार्य भाव प्रकाश ने इस प्रकार से
चरकोक्त पंचकर्म को एक क्रम दे दिया है। तो इसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि सबसे पहले वमन कराना है, फिर विरेचन कराना है। आज हम विरेचन विषय पर चर्चा करेंगे। ये विरेचन है क्या? एक संक्षिप्त इसकी परिभाषा, इसकी जानकारी देना चाहूंगा कि विरेचन शब्द भारतीय चिकित्सा शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है, जिसका एकदम एक सामान्य अर्थ है कि रेचक औषधियों के द्वारा शरीर के मल या अनावश्यक और अस्वास्थ्य कारक तत्वों को और शरीर से बाहर निकालना। अस्वास्थ्य कारक तत्व यानी जिनको हम फॉरेन मैटर भी बोलते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना। इसी पारिभाषिक शब्द को आयुर्वेद ने इसको स्वीकार किया और इसको स्पष्ट किया कि विरेचन क्रिया के द्वारा दूषित दोषों को नियंत्रित स्वरूप में मल मार्ग से बाहर निकालना, विशेषतः प्रकोपित या बढ़े हुए पित्त दोषों को या पित्त दोष जन्य व्याधियों को शमन करने के लिए या उनको ठीक करने के लिए विरेचन कर्म का प्रयोग पंचकर्म में होता है। यहाँ पर एक शब्द आया नियंत्रित स्वरूप में। नियंत्रित स्वरूप में यानी केवल दूषित, जो शरीर के लिए हानिकारक है, ऐसे पित्त को ही बाहर निकाला जाता है और उसके बाहर निकल जाने के बाद विरेचन की क्रिया अपने आप रुक जाती है। जिस प्रकार से वमन कफ दोष के निराकरण के लिए श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से विरेचन कर्म पित्त दोष निराकरण के लिए श्रेष्ठ है। वमन और विरेचन को पंचकर्म में प्रथम और द्वितीय स्थान दिया है, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रधानता दी। उसका कारण यह है कि आचार्य सुश्रुत ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि प्राधान्येन वमन विरेचने वर्तते निर्हरणे दोषाणाम। शरीर से सभी दोषों को बाहर निकालने के लिए वमन और विरेचन सबसे मुख्य है। इनके द्वारा शरीर का शोधन प्रायः करके भली प्रकार से संपन्न हो जाता है। विरेचन पित्त हराणाम श्रेष्ठम। चरक ने सुप्रस्थान में एकदम स्पष्ट कर दिया और भी इसका वर्णन करते हुए कहा कि सभी प्रकार के विरेचन के जितने भी उपक्रम है, जितनी भी चिकित्सा है, उन सभी में सबसे प्रधानतम स्थान विरेचन का है। विरेचनम तु सर्वोपक्रमेभ्य पित्ते प्रधानतमं मन्यते विसज तदहि आदित एव आमाशयम अनुप्रविश्य केवलम वैकारिकम पित्तम मूलम अपकर्षति तत्रावजिते पित्ते अपि शरीरांतर्गत पित्त विकाराः प्रशांतिम आपद्यन्ते यथा अग्नौ व्यपोड़े केवलम अग्नि गृहम शीति भवति तद्वत्। यानी आमाशय में औषधि जाकर के गुद मार्ग से पित्त दोष को बाहर निकाल देती है और वहां पर रहे हुए दूषित पित्त को निकाल देने मात्र से संपूर्ण शरीर में व्याप्त पित्त दोष जन्य व्याधियां ठीक उसी प्रकार से शांत हो जाती है जैसे कि किसी गृह में अग्नि लगी हो या घर में रहे हुए चूल्हे में से रही हुई अग्नि को निकाल देने से घर की अग्नि, घर की उष्णता शांत हो जाती है और गृह ठंडा हो जाता है, घर ठंडा हो जाता है। ये एक सामान्य परिचय हुआ। अब हम क्लासिकल विरेचन कर्म मुख्य विषय पर आते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुख्य रूप से आवश्यक है कि हम रोगी का चयन करें। रोगी का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। यदि गलती से हमने गलत रोगी का चयन कर दिया या जो विरेचन के योग्य नहीं है, ऐसे रोगी का हमने चयन कर लिया तो भयंकर व्यापक उत्पन्न हो सकते हैं। रोगी के भी संकट प्राण में पड़ सकते हैं और वैद्य के भी
प्राण संकट में आ सकते हैं, यानी कानून में वैद्य फंस सकता है। तो आचार्य चरक ने तो व्याधियों की एक लंबी लिस्ट दिया है, जैसे शेषस्तु विरेच्या विशेषास्तु पुष्प ज्वर में हो तो रक्त पित्त भगंदर अर्श प्लीहा गुलमार्बुद, इस प्रकार करके बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है। लेकिन आज के वर्तमान समय में जिनके द्वारा जो बहुत सारी प्रमुख व्याधियां हैं जिनमें विरेचन का हम भली प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। प्राय करके बहुत सारे रोगी आते हैं जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित होते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, हृदय रोग से ग्रस्त, स्किन डिजीज के रोगी यानी त्वक रोग से ग्रस्त रोगी, ऐसे बहुत सारे रोगी जिनका त्वक रोग ठीक नहीं हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन वाले रोगी, आईबीएस के रोगी, अर्टिकेरिया के रोगी, ऊर्ध्व रक्त पित्त के रोगी, मूत्राघात, थायराइड के रोगी, हाइपो एंड हाइपरबोथ, जो इस प्रकार के आज के समय की एकदम प्रचलित व्याधियां हैं जिनसे लोग ग्रस्त हैं और उनकी चिकित्सा करने में बड़ी कठिनाई आती है। इन सभी व्याधियों में विरेचन कर्म का प्रयोग भली प्रकार से कर सकते हैं, करना चाहिए। विरेचन का प्रयोग करने मात्र से ही व्याधियां तुरंत नियंत्रण में आ जाती है। इसलिए सबसे पहले रोगी का चयन करना आवश्यक है। और जो यदि हमने किसी अधोग रक्त पित्त के रोगी को ले लिया और उसमें हमने विरेचन करा दिया तो व्यापक हो जाएगा। इसलिए जो अयोग्य रोगी है, अयोग्य रोगी में मैं सबसे पहले उनको गिनता हूं जो वैद्य की बातों को, वैद्य के निर्देशों को मानते नहीं, वो अपने ही मन की चलाते हैं। ऐसे रोगों को मैं विशेष रूप से उनका निषेध करना पसंद करता हूं या सलाह देता हूं कि उनका चयन न करें। और रोगी का चयन करने के बाद में जो नियमित टेस्ट है उनका परीक्षण भली प्रकार से करा लें, जैसे रक्त में सीबीसी ईएसआर कराना, शुगर का टेस्ट कराना, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराना, ईसीजी का टेस्ट कराना, एक्सरे टेस्ट कराना। ये जो सामान्य जानकारी है ये वैद्य को होनी चाहिए, जिससे किसी प्रकार का व्यापक उत्पन्न न होने पाए और भली प्रकार से विरेचन का कर्म संपन्न हो जाए। अब इसके बाद में आता है कि हमको पूर्व कर्म करना। पूर्व कर्म में प्रवेश करने के पहले या विरेचन कर्म करने के पहले रोगी में दीपन और पाचन करा लेना आवश्यक है। दीपन पाचन कराने का उद्देश्य है कि शरीर में रहे हुए जो आमावस्था है, आम की अवस्था है, उसका पाचन हो जाए। सामावस्था में किसी भी प्रकार का शोधन कर्म नहीं करना चाहिए, यह विशेष ध्यान रखें। इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे उत्तम है कि पंचकोल का क्वाथ 20 ml क्वाथ 20 ml गर्म पानी मिला करके उसको प्रातः सायं कम से कम 5 दिन पीने के लिए दें। यदि पंचकोल का क्वाथ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो त्रिकटु चूर्ण का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, चित्रकादि वटी का भी प्रयोग कर सकते हैं, आम पाचक वटी के नाम से प्रसिद्ध गोली है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ नहीं मिले तो शुंठी चूर्ण का भी प्रयोग हम करके आम पाचन की क्रिया पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार से आम पाचन होने के बाद में दूसरे नंबर पे आता है स्नेहपान कराना। स्नेहपान कराना यह सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्य है। स्नेहपान कराने के लिए रोगी को, वैद्य को चाहिए कि रोगी को अच्छी प्रकार से स्नेहपान के लाभ के बारे में समझाए। कई बार क्या होता है कि वैद्य के पास समय नहीं होता, रोगी के पास समय नहीं होता,
हम खाली उसको बता देते हैं कि इस तरीके से घृत पान करना या तेल पान करना जो भी है, हम उसको स्नेहपान बता देते हैं। रोगी ठीक से उसके महत्व को समझता नहीं और ठीक से वो स्नेहपान करता नहीं। इसलिए आवश्यक है कि रोग के अनुसार घृत पान या स्नेहपान के जो घृत है उसका चयन हम करें। सिद्ध औषधियों से सिद्ध घृत का चयन करना है। उसमें पंचतिक्त घृत का प्रयोग, कोई त्वक रोग से ग्रस्त है तो उसको हम पंचतिक्त घृत, महातिक्त घृत का प्रयोग करा सकते हैं। अम्ल पित्त आदि रोगों से ग्रस्त है तो दाढ़िमाद्य घृत का प्रयोग करा सकते हैं। और सामान्य विरेचन कराना है तो त्रिफला घृत का भी प्रयोग करा सकते हैं। स्नेहपान कराते समय रोगी को सभी नियम भली प्रकार से उसको लिख करके देना चाहिए। जैसे स्नेहपान के समय रोगी को प्रातः काल में सूर्योदय के पूर्व स्नेहपान करना चाहिए। स्नेहपान के काल में पूरे समय उसको गर्म पानी पीना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अनावश्यक रूप से ज्यादा धूप में यात्रा करना, ज्यादा पैदल चलना या एक स्थान पर शिथिल होकर के बैठे रहना, इन सब का निषेध है। जिस स्थान पर तीव्र वायु चल रही हो या जिस स्थान पर धूल उड़ रही हो या शरीर में क्षोभ उत्पन्न करने वाली सवारी हो, उसकी यात्रा का निषेध करना चाहिए। जिन स्थानों पर धूली उड़ रही हो उन स्थानों पर जाने का निषेध करना चाहिए। इस प्रकार से रोगी को ये नियम बताना चाहिए। किस प्रकार का आहार लेना है, लघु आहार लेना है, उष्ण आहार लेना है, भूख लगने पर ही सेवन करना है। ये कुछ छोटे छोटे नियम ऐसे हैं, यदि इनका पालन रोगी नहीं करता है तो उसमें सम्यक स्निग्ध के लक्षण नहीं मिलेंगे। और जब सम्यक स्निग्ध के लक्षण नहीं मिलेंगे, सम्यक स्निग्ध के लक्षण नहीं मिलेंगे तो सम्यक प्रकार से विरेचन भी नहीं होगा, शास्त्रीय विरेचन भी नहीं होगा। जो शुद्ध विरेचन है, विरेचन की सम्यक शुद्धि के जो लक्षण है वो नहीं मिलेंगे तो रोगों की शांति नहीं होगी और हमारा पंचकर्म या विरेचन कर्म व्यर्थ चला जाएगा। स्नेह पान करते समय रोगी को बताना है हमको कि जब आप सुबह स्नेह पान करें, एक निर्धारित मात्रा में जितना भी आप उपदेश करते हैं वो स्नेह पान की मात्रा लेने के बाद में उष्ण जल के साथ में मिलाकर पीते समय उसमें एक चुटकी भर के उसमें सेंधा नमक मिलाना है। नमक मिलाकर के ही स्नेहपान कराना है। सेंधा नमक मिलाकर स्नेहपान कराने से स्नेहन शीघ्र हो जाता है, सभी स्रोतों में स्नेह व्याप्त हो जाता है और स्नेह का पाचन शीघ्र होता है शरीर। लवणोपहिता स्नेहा स्नेहत्य अचीरान नरम तद अभिस्यंदम अरूक्ष्मम च सूक्ष्मम उष्णम व्यवायी च। लवण सूक्ष्म होने से, उष्ण होने से, अभिसंधि होने से सभी स्रोतों में व्याप्त हो जाता है और भली प्रकार से शीघ्रता से स्नेहन संपन्न करा देता है और हमको सम्यक सिद्धि के लक्षण मिलते हैं। स्नेहपान के समय एक विशेष रूप से हमको ध्यान देना है कि रोगी से नित्य संपर्क रखना है। यदि संभव हो तो रोगी को रोज बुलाएं, रोगी का रोज परीक्षण करें, रोगी से रोज बात करें कि उसमें क्या तकलीफ हो रही है, उसको स्नेहपान में और क्या कष्ट हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि रोगी को विश्वास होता है कि वैद्य या मेरा चिकित्सक मेरा ध्यान रख रहा है और मैं शीघ्र ही अच्छा हो जाऊं, तो हमको वो स्नेहपान में सहयोग करता है। किंतु यदि आज के व्यस्त समय में वह रोगी भी नहीं आ सकता, वैद्य भी नहीं जा सकता है, तो हम फोन के द्वारा रोगी को रोज बात करें या रोगी से कहे कि रोज आप स्नेहपान करने के समय, स्नेहपान के बाद में हमको फोन करके आप बताएं कि आपने स्नेहपान किया कि नहीं।
तो इससे स्नेहपान का ये नियम लगा देंगे तो इससे रोगी ने स्नेहपान किया कि नहीं किया, स्नेहपान किया कि नहीं किया इसका भी हमको पता चलेगा। दूसरी बात, कितनी मात्रा में उसने स्नेहपान किया और स्नेहपान करने के बाद में उसको किसी प्रकार का कष्ट या तकलीफ तो नहीं हुआ, यह भी हमको ज्ञात होगा। यदि कोई उसके मन में शंका आती है या कभी वह मात्रा लेने में भूल गया तो हम किसी भी उसको शंका का समाधान कर सकते हैं। और रोगी से जुड़े रहने से रोगी को मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है कि भाई मेरा चिकित्सक मेरा ध्यान रख रहा है। स्नेहपान शुरू करने के पूर्व कोष्ठ परीक्षण करना आवश्यक। आज हम प्राय करके अपने व्यस्त जीवन में, व्यस्त प्रैक्टिस में रोगी का कोष्ठ परीक्षण करना भूल जाते हैं। सामान्य रोगी इतिहास लेते हैं और हम पंचकर्म की सलाह दे देते, लेकिन कोष्ठ परीक्षण करना चाहिए। कोष्ठ परीक्षण करने से रोगी कौन से कोष्ठ का है, मृदु कोष्ठ का है या क्रूर कोष्ठ का है या मध्यम कोष्ठ का है, इसका निर्धारण हम कर सकते हैं। और उसी के अनुसार उसको कितने दिन तक स्नेहपान कराना है, कितने दिन तक उसको स्नेहपान कराने से सम्यक स्निग्ध के लक्षण मिलेंगे, इसकी जानकारी हो जाती है। स्नेह की मात्रा हम आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। और आगे जब हम प्रदान कर्म में आएंगे तो विरेचक योग बनाने में भी हम मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। तो आचार्य चरक ने कोष्ठ परीक्षण के लिए बहुत सरल उपाय बताया है। कुछ जैसे गुड़, इक्षुरस, मस्तु, क्षीर, मथा हुआ दही या दही का पानी, पायस यानी खीर, खिचड़ी, कृष्णा, कृत, कंबारी का रस या त्रिफला का रस, मुनक्के का रस, पीलू रस या गर्म पानी मात्र, मद्य या तरुणी, नई शराब, नया मद्य, इनके प्रयोग मात्र से या इनमें से किसी एक के प्रयोग मात्र से, जैसे गर्म पानी पीने से ही किसी को एक दो बार विरेचन हो गया, दुग्ध देने मात्र से, उस दुग्ध पीने मात्र से विरेचन हो गया, मल प्रवृत्ति 2-3 बार हो गई, अल्प मात्रा में भी घृत लेने से 2-3 बार मल प्रवृत्ति हो गई। तो इन सब के द्वारा हम एक आसानी से परीक्षण करके रोगी की कोष्ठ के बारे में निर्धारण कर सकते हैं। यदि रोगी मृदु कोष्ठ का हुआ तो 3 दिन में ही उसमें सम्यक स्निग्ध के लक्षण मिलने की संभावना हो जाती है, या 3 दिन में ही सम्यक स्निग्ध के लक्षण मिल जाते हैं। मृदु कोष्ठा स्त्री रात्रेण स्नेह्यत अक्षोप सेवया, स्नेह्यति क्रूर कोष्ठस्तु सप्तरात्रेण मानवा। जो क्रूर कोष्ठी है उनको 7 दिन में सम्यक स्निग्ध के लक्षण मिलेंगे। अब एक मैं सरल उपाय बताता हूं कोष्ठ परीक्षण के लिए। यदि गुड़, इक्षुरस, वस्तु, क्षीर, उल्लोडित दधि इस सब की व्यवस्था न हो पाए या रोगी इन सब की व्यवस्था नहीं कर सकता है, तो एक सरल उपाय मैं बताता हूं कि रोगी को प्रातः काल में 5 बजे खाली पेट में एकदम कम से कम एक 10 ग्राम की मात्रा में त्रिफला चूर्ण दे दें। 2 बड़े चम्मच भर करके त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से खाने के लिए रोगी को कहा। और यदि 8-9 बजे तक उसको 2-3 बार मल प्रवृत्ति हो जाती है, द्रव मल प्रवृत्ति हो जाती है, तो ये हमको समझ जाना चाहिए कि यह रोगी मृदु कोष्ठी है, और उसी प्रकार से उसको स्नेहपान की मात्रा हम निर्धारित कर सकते हैं। और यदि उसको मल प्रवृत्ति नहीं हुई तो यह क्रूर कोष्ठी है, यह जान करके हम स्नेहपान की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जैसे मृदु कोष्ठी को हम 30 ml की मात्रा से शुरू कर सकते हैं, लेकिन यदि क्रूर कोष्ठी है तो उसमें हम 40 ml की मात्रा या 50 ml की मात्रा से भी हम स्नेहपान की मात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। उत्तम शुद्धि के लिए
कम से कम 7 दिन की स्नेहपान कराना चाहिए। कम से कम 7 दिन स्नेहपान कराने से सम्यक स्नेह के लक्षण दिखाई देते हैं। अब क्रूर कोष्ठ का कैसे पता लगाएं? क्रूर कोष्ठ का पता लगाने के लिए कि जो मैंने गुड़, इक्षुरस आदि ये द्रव्य बताए, यदि इनके प्रयोग से भी द्रवमल प्रवृत्ति न हो, विरेचयन्ति नैतानि क्रूर कोष्ठम कदाचन, इन द्रव्यों के द्वारा या त्रिफला चूर्ण के प्रयोग से, द्राक्षा रस के द्वारा या कृष्णा में घृत मिलाकर खिलाने से, या गांबारी रस या त्रिफला रस इनका प्रयोग कराने से जो क्रूर कोष्ठ है उसमें कभी भी विरेचन नहीं होता है। तो ये हम निर्धारित कर लें कि यह व्यक्ति क्रूर कोष्ठ। स्नेहपान वृद्धि क्रम से कराना चाहिए। आज हमने 30 ml दिया तो कल 60 ml, परसों 90 ml, इस प्रकार से क्रमशः मात्रा बढ़ानी चाहिए। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि 5वें 6वें दिन जाकर के घृत की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि रोगी उसको पीना पसंद नहीं करता है। तो हम इतना कर सकते हैं कि जैसे अपने 90 ml रोगी ने आज पिया है, तो दूसरे दिन भी हम 90 ml पीने का उसको हम व्यवधान कर सकते हैं। ऐसा विधान हम कर सकते हैं, लेकिन 90 ml से कम नहीं होना चाहिए। मात्रा बढ़ा करके ही देना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए, नहीं तो सम्यक स्निग्ध के लक्षण नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से सम्यक स्निग्ध का लक्षण प्राप्त होने तक स्नेहपान कराना चाहिए। सम्यक स्निग्ध के लक्षण किसी रोगी में 3 दिन में, किसी में 5 दिन में, किसी में 6 दिन में भी लक्षण प्राप्त हो सकते हैं। अब सम्यक स्निग्ध का लक्षण क्या है? अष्टांग हृदयकार ने बहुत सरल तरीका बताया, एकदम सरल। उसमें से वातानुलोम्यम दीप्तो अग्निर्वर्च स्निग्धम असंगतम स्नेहोद्वेगः क्लमः सम्यक स्निग्धे, यानी सम्यक स्निग्ध में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। वात की गति अनुलोम हो जाती है, अग्नि दीप्त हो जाती है, मल प्रवृत्ति बिना रुके हुए स्निग्ध और असंगत होती है। सबसे बढ़िया लक्षण बताया स्नेहोद्वेग, यानी स्नेहोद्वेग या स्नेहोद्वेष। स्नेह को देख करके भी पीने की इच्छा नहीं होती। स्नेह को देखते ही, घृत का नाम लेते ही, घृत का नाम लेते ही वमन जैसा लगता है कि अब घी नहीं पीना है। ऐसी अवस्था आती है, रोगी को थकान आती है। और भी एक लक्षण बता दूं कि अगर रोगी के शरीर में, इसकी त्वचा पर नाखून के द्वारा एक ऐसी लाइन खींचे और लाइन न बने, सफेद लाइन न बने, तो भी एक सम्यक स्निग्ध का लक्षण है। इन लक्षणों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करके, रोगी से पूछ करके हम सम्यक स्निग्ध हो गया है रोगी, ऐसा निर्धारित करके आगे के क्रम पर आते हैं। जब हमको सम्यक स्निग्ध के लक्षण मिल जाए तो तुरंत स्नेहपान कराना बंद कर देना चाहिए। स्नेहपान तुरंत रोक दें और उसके बाद में 3 दिन, कम से कम 3 दिन रोगी को ऐसे आहार खिलाएं जो कफ उत्क्लेशक न हो। उसमें जांगल पशु पक्षियों के मांस रस होते हैं, उसके साथ में हम भात खिला सकते हैं। कम से कम 3 दिन लगातार हम उसको इस प्रकार का आहार खिलाएं और स्नेहन स्वेदन कराते रहे। रोज बाह्य स्नेहन और सर्वांग वाष्प स्वेद नियमित रूप से कराते रहे। इससे क्या होगा, ये 3 दिन जो हमको क्यों रुकना है, इसको हम विश्राम दिन भी कहते हैं, गैप डे कहते हैं। इनमें रुक करके इन 3 दिनों में हमको प्रतीक्षा करनी होती है। उद्देश्य हमारा है इन 3 दिनों में प्रतीक्षा करना कि स्नेहपान के द्वारा या शरीर में जो कफ उत्क्लेशित हो गया है,
कफ उत्क्लेशित हो गया है, वो कफ का उत्क्लेशन कम करने के लिए भी हमको प्रतीक्षा करना है, क्योंकि यदि कफ उत्क्लेशित होगा तो विरेचन ठीक से नहीं होगा। इसलिए कफ की स्थिति की जानकारी को रखना चाहिए। इस प्रकार से आहार में कफ उत्क्लेशित आहार नहीं होना चाहिए और न पित्त उत्क्लेशित आहार होना चाहिए। ऐसे कफ उत्क्लेशित मैं इसलिए कह रहा हूँ, पित्त उत्क्लेशित इसलिए कह रहा हूँ कि वमन में हमको कफ उत्क्लेशित आहार कराना होता है, जिससे कफ और बढ़े, जिससे आसानी से वमन की क्रिया संपन्न हो। किंतु विरेचन में कफ उत्क्लेशित आहार नहीं देना है, पित्त उत्क्लेशित, पित्त को बढ़ाने वाले आहार भी नहीं देना है, बल्कि ऐसे आहार देना है जो मल को उत्क्लेशित करते हो, जिससे मल शरीर से निकले। इस प्रकार से हम 3 दिन प्रतीक्षा करें। स्नेहपान में एक चीज और बतानी रह गई कि प्राय करके जो 3 दिन या 7 दिन का स्नेहपान का, वो अक्ष स्नेहपान के लिए निर्देश है। किंतु यदि रोगी अक्ष स्नेहपान नहीं कर सकता, शुद्ध स्नेहपान नहीं कर सकता है, तो हम शास्त्रोक्त जो 24 प्रकार की प्रविचारणाएं हैं, प्रविचारणा यानी उन जिसमें मिला करके हम स्नेह का पान या स्नेह का सेवन रोगी को करा सकते हैं। जैसे चावल है, ओदनश्च विलेपिश्च रसो मांस पयो दधि यवागु सूप साकैश्च कामबली का खडन सक्तवास तिल पिष्टम मध्याम लेह्यास्तथा भक्षणाभ्यांजनम वस्तिश्च उत्तरवस्तयः गंडूषा कर्ण तैलम च नास्त कर्णाक्षी तर्पणम। इस प्रकार से ये 24 प्रविचारणाएं हैं, भात के द्वारा, भात में मिला करके, सूप में मिला करके, यूष में मिला करके, मांस रस में मिला करके, मध्य में मिला करके, भक्ष्य पदार्थों में मिला करके। इस प्रकार से हमारा उद्देश्य यह है कि रोगी किसी भी प्रकार से स्नेहपान करे। ये इस प्रकार का स्नेहपान उनके लिए है जो घृत के नाम से, स्नेहपान के नाम से स्नेह से द्वेष करते हैं, या नित्य स्नेह का पान करते हैं, नित्य मद्य का पान करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी यह प्रविचारणा का उद्देश्य है। अब हम मुख्य प्रधान कर्म पर आते हैं। प्रधान कर्म में पर आते हैं कि हमको विरेचन योग कैसे बनाना है। विरेचन कर्म में मैंने बहुत सारे स्थानों पर या बहुत सारे स्थानों पर देखा है कि लोग विरेचन कराने के लिए सिर्फ इच्छा भेदी रस का प्रयोग करते हैं या त्रिवृत्त अवलेह का प्रयोग करते हैं या सिर्फ त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें विरेचन तो हो जाता है, ऐसा नहीं कि विरेचन नहीं होता, लेकिन विरेचन हो जाता है, किंतु शास्त्रीय विरेचन कर्म नहीं होता। शास्त्रीय विरेचन कर्म में उसको कहता हूं जिसमें 30 वेग आए, कफांत विरेचन हो, स्रोतों विशुद्धि, इंद्रिय संप्रसाद हो, लघुत्तम ऊर्जो अन, ये सारे लक्षण उसमें मिलने लगे, तब मैं उसको शास्त्रीय विरेचन कहता हूं कि 30 वेग आना चाहिए। इस 30 वेग को लाने के लिए हमको सारा घर में जो 4 प्रकार के औषधि द्रव्य बताए, जिनके द्वारा कई लोग विरेचन के 4 प्रकार कर देते हैं। वस्तुतः विरेचन के कोई प्रकार नहीं, विरेचन के कोई प्रकार नहीं है। सिद्ध विरेचन, लघु विरेचन, इस प्रकार का कोई विरेचन का भेद नहीं है। किंतु सारंगधर जी ने जो 4 प्रकार के औषध द्रव्यों के गुणों के अनुसार वर्णन किया है, जैसे वे द्रव्य हैं अनुलोमन कराने वाले। अनुलोमन कराने वाले द्रव्य मलों का पाक करके, उनके संघात का भेदन करके शरीर से मलों को बाहर निकालते हैं।
उसमें सबसे उत्तम है हरित की। दूसरे नंबर पर है संश्लेषण कर्म करने वाले, अनुलोमन संश्लेषण करने वाले, अनुलोमन संश्लेषण भेदन रेचन, इस प्रकार से 4 प्रकार के औषध द्रव्यों के कर्मों के अनुसार विरेचन कराने वाले द्रव्यों का भेद शारंगधर ने बताया। अनुलोमन में हरित की सबसे श्रेष्ठ। संश्लेषण कर्म करने वाले जो द्रव्य है वे कोष्ठ में चिपके हुए मल को बिना पक्व किए ही शरीर से बाहर निकाल देते हैं। उसमें सबसे उत्तम है आरक। तीसरे नंबर पर है भेदन कर्म करने वाले द्रव्य। ये शरीर में सघन संचित और जो पिंड के आकार में यानी एकदम चिपके हुए गांठदार मल होते हैं, जो किसी भी प्रकार से शरीर से बाहर नहीं निकलते, ऐसे मलों को बड़ी सुगमता से बाहर निकाल देती। उसमें सबसे श्रेष्ठ है कुटकी। चौथे नंबर पर रेचन कराने वाले द्रव्य आते हैं। यह शरीर में किसी भी प्रकार का मल हो, पक्व मल हो या अपक्व मल हो, उसको द्रव रूप में शरीर से बड़ी शीघ्रता से बाहर निकाल देता, उसमें त्रिवृत्त है। तो इस प्रकार के जो 4 प्रकार के कर्म करने वाले जो हमारे विरेचक द्रव्य हैं, यदि हम इनका अलग अलग या एकल रूप से प्रयोग करते हैं तो शायद वो शास्त्रीय विरेचन में नहीं आता, सम्यक शुद्धि नहीं मिलती जो अपेक्षित होती। इसलिए मेरा ऐसा मानना है और मेरे प्रयोग में भी यह आया है कि हमें 4 प्रकार के द्रव्यों को 20 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम की मात्रा में, प्रत्येक द्रव्य 30 ग्राम की मात्रा में लेकर के हम इसका काढ़ा बना करके चतुर्थांश में लेकर के और हमें काढ़े का प्रयोग कराते हैं। इस प्रकार से इन 4 प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करने से अनुलोमन, संश्लेषण, भेदन, रेचन, पुराने से पुराना मल या शरीर में किसी भी प्रकार का संचित मल हो, वह शरीर से बाहर निकल जाता है और विरेचन में हमको 25 से लेकर के 30 वेग प्राप्त हो जाते हैं। इनका योग बना करके इच्छा वेदी रस की एक गोली 125 मिलीग्राम की मात्रा में एक गोली हम इच्छा वेदी की भी दे देते हैं। आवश्यकता हुई तो 50 ml एरंड का तेल। यदि इन सबको पिलाने के बाद में भी, योग पिलाने के बाद में भी हम प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपक्व वमनम दोषम पच्यमानम तो विरेचनम। वमन में दोषों के पाक की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, आवश्यकता नहीं होती, किंतु विरेचन में पाक की अपेक्षा होती है। इसलिए विरेचक योग देने के बाद में प्रतीक्षा करनी चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि 3 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद भी वेग आना शुरू न हो तो फिर से हम एरंड तेल का प्रयोग कर सकते हैं। एक 50 ml से लेकर 100 ml की मात्रा में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं और फिर प्रतीक्षा करें तो वेग आना शुरू हो जाए। विरेचक योग देने के बाद में एक निश्चित अंतराल पर पीने के लिए रोगी को काले मुनक्के का पान 1.5 से 2 लीटर की मात्रा में रोगी के पास दे देना चाहिए और एक नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा करके रोगी को मुहुर मुहुर पान के लिए कहना चाहिए। यह जो काले मुनक्के का पान होता है, यह देने से एक तो विरेचनोपक का कार्य करता है, विरेचन भली प्रकार से होता है, वेग अच्छे आते हैं, रोगी को दुर्बलता नहीं आती है, रोगी को तृष्णा नहीं आती, बहुत प्यास नहीं लगती, दौर्बल्य प्रतीत नहीं होता और आसानी से विरेचन हो जाता है। विरेचक औषध देने के बाद में रोगी को सोने नहीं देना चाहिए।
आराम करने के लिए कह सकते हैं, आराम करने देना चाहिए, बैठने देना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके वो शयन नहीं करना चाहिए, सोने नहीं देना चाहिए। इसलिए उसको नियमित अंतराल पर टहलने के लिए कहना चाहिए। रोगी थोड़ा थोड़ा करके चलता रहे, जिससे वेग उसको सम्यक प्रकार से आते रहे। यदि रोगी सो जाएगा तो वेग नहीं आएंगे, विरेचन नहीं संभव होगा। बीच बीच में हर 1 घंटे 2 घंटे पर रोगी का ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर समय समय पर जांचते रहना चाहिए, जिससे उसको कहीं ब्लड प्रेशर का कम तो नहीं हो रहा है। यदि रोगी भ्रम आदि किसी प्रकार की शिकायत करे तो उस पर ध्यान देना चाहिए। एक सावधान ये रखना चाहिए कि रोगी या रोगी के परिचारक कुछ उसको खाने के लिए न दे दें। पहले भी उपदेश कर देना चाहिए और बीच बीच में स्वयं वैद्य को ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से सावधानी रखने से विरेचन कर्म पूरा हो जाता है। जो विरेचक योग खाली पेट देना चाहिए। कई बार जिस रोगी का हमने वमन कराया हुआ होता है उसी का विरेचन भी कराना हो तो वमन में हम उसको कहते हैं कि आप घर से कृष्णा खा करके आइए, एवागो खा करके आइए। तो कई बार यदि हमने नहीं बताया तो रोगी को वही याद रहता है और वो घर से खाना खा के आ जाता है, खिचड़ी खा के आ जाता है, तो विरेचन ठीक से नहीं होगा। इसलिए स्पष्ट रूप से निर्देश करें कि आपको खाली पेट आना है। विरेचक योग विरेचन खाली पेट में ही कराना चाहिए और वमन भरे पेट में कराना चाहिए। यदि वमन के बाद में विरेचन कराना हो तो यह विशेष ध्यान रखें कि वमन के बाद 15वें दिन या 17वें दिन रोगी का विरेचन हो जाना चाहिए। यदि 15 दिन से पहले विरेचन कराएंगे तो जठराग्नि की दुर्बलता रहती है। जठराग्नि की दुर्बलता होने के कारण रोगी को व्यापद हो सकता है और शरीर में कोष्ठ में मल संचिति नहीं होने से मल भी बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए 15वें दिन या ज्यादा से ज्यादा 17वें दिन रोगी को विरेचन करा देना चाहिए। यदि इससे ज्यादा दिन होगा, 15 दिन से ज्यादा या 17 दिन से ज्यादा हो जाएगा, तो जो वमन काल में हमने स्नेहपान कराया है वह स्नेहपान का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और फिर से हमको उसी प्रकार से स्नेहपान कराना। वमन कराने के बाद में यदि विरेचन कराना हो तो 5 दिन का स्नेहपान पर्याप्त होता है। उतने में भली प्रकार से सम्यक स्निग्ध के लक्षण मिल जाते हैं। विरेचक द्रव्य जब उसका पाक होने लगता है तभी वो प्रभावकारी होते, नहीं तो नहीं होते। और इसकी प्रतीक्षा 2 से 3 घंटे करना चाहिए। अब इसके बाद में विरेचन होने के बाद में पश्चात कर्म क्या करें, यह सावधानी रखें कि विरेचन के बाद में रोगी को धूम्रपान नहीं कराना चाहिए। धूम्रपान कराने से रोगी को पुनः विरेचन हो सकता है, विरेचन का अति योग हो सकता है। इसलिए विरेचन के बाद में धूम्रपान नहीं कराना है, संसर्जन कर्म कराना है। यदि कदाचित विरेचन औषध देने के बाद में वमन होने लग जाए, वमन होने की स्थिति हो जाए, तो रोगी के पैरों को सुखोष्ण जल से धोना चाहिए। रोगी के पैरों पर सुखोष्ण जल डालना चाहिए और पीरा प्रदेश में। सर जी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया चले जाए। आपका आशीर्वाद है सर जी। हाँ चलिए चलिए चालू रखिए। आपका हो गया सर जी? हाँ मैंने कहा दर्शन कर लूं आपके।
बोलिए तो बोलिए। यदि विरेचक औषध देने के बाद में रोगी को कदाचित वमन होने लग जाए, तो ऐसी अवस्था में रोगी के पैरों पर सुखोष्ण जल डालना चाहिए या सुखोष्ण जल से धोना चाहिए और सिरा प्रदेश में शीतल जल डालना चाहिए। इससे जो वमन है वह तुरंत रुकेगा। किसी प्रकार के वमन को रोकने के लिए जहां तक संभव हो किसी प्रकार के औषधि न दें। इस प्रकार से सावधानी रखते हुए शास्त्रीय विरेचन कर्म हम संपन्न करा सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो विरेचन के काल में वेगों को गिनना, कितने वेग आए और वेगों को कैसे गिना जाए, इसकी सावधानी वैद्य को रखनी चाहिए और रोगी को भली प्रकार से समझाना चाहिए। ये रोगी को अच्छी तरीके से समझा दे कि आप जितनी बार मल में के लिए जाएंगे, जितनी बार आपका गुदा द्वार खुलेगा, जैसे एक बार मल के लिए आप बैठे और थोड़ा सा मल निकला, फिर रुक गया, फिर थोड़ा सा मल आया तो उसको 2 वेग गिनिए, 1 ना गिनिए। तीसरी बार फिर मल आया तो उसको 3 वेग गिनिए। ऐसा नहीं कि जितनी बार बाथरूम का दरवाजा बंद होगा खुला होगा उसको वेग गिनेंगे तो 30 वेग गिनते गिनते तो व्यापद हो जाएगा, शरीर में जल की मात्रा कम हो जाएगी और रोगी व्यापद हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम गिनते हैं तो 30 वेग तक की मात्रा पा सकते हैं। 25 से 30 वेग भी हुआ तो उसको उत्तम सिद्धि मान सकते हैं। शास्त्रीय विरेचन में उत्तम वेग 30 वेग आना चाहिए, कपांत विरेचन होना चाहिए। यदि कभी किसी को 20 वेग आए तो हम मध्यम शुद्धि उसको मान सकते हैं। 10 वेग आए तो हम उसको अवर शुद्धि मान सकते हैं। इसको ध्यान में रख करके इस प्रकार से शुद्धि की स्थिति को देख करके हम संसर्जन क्रम का उपदेश कर सकते हैं कि 7 दिन, 5 दिन या 3 दिन पर सामान्य आहार में हम रोगी को ले आए। स्रोतो विशुद्धि इंद्रिय संप्रसाद लघुत्वम ऊर्जो अग्निर्मयात्व प्राप्तिश्च विटपित्त कफ अनिलानाम सम्यक विरिक्तस्य भवेत् क्रमे। सभी प्रकार के स्रोतों में विशुद्धि हो, शरीर में लाघवता हो, इंद्रियां प्रसन्न हो, ऊर्जामय हो, उत्तम अग्नि की प्राप्ति हो, यह सम्यक विरेचन के लक्षण है। इस प्रकार से हम क्रमशः जो छोटी छोटी बातें हैं इनका हम विशेष रूप से ध्यान रख करके रोगी से पालन करा करके ये सभी लक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आचार्य चरक में पंचकर्म का वैद्य कैसा होना चाहिए इसका 4 लाइन में बड़ा अच्छा वर्णन किया है। अतः खलवातुरम वैद्यम संशुद्ध वमनादिभिः दुर्बलम कृशम अल्पाग्नि मुक्त संधान बंधनम निर्हरतानिल पीड़मूत्र कवपित्तम कृशाशयम शून्य देहम प्रतिकार सहिष्णु परिपालयेत्। ये 2 लाइनें सबसे महत्वपूर्ण है। यथा अंडम तरुणम तैल पात्रम यथैव च गोपाल इव दंडिगा सर्वास्मात् चारात्। यानी ये 2 लाइन में एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार से चरवाहा कई सारे गौओं को, कई सारे जानवरों को एक साथ में नियंत्रित करने के लिए डंडा लेकर के उसके पीछे भागता है, जिस प्रकार से पक्षी अपने अंडे को संभालता है, जिस प्रकार से तेल से भरा हुआ पात्र लेकर के तेल की एक बूंद भी नीचे न गिर जाए उसको चला जाता है, उसी प्रकार से वैद्य को चाहिए कि जिसका संशोधन कर्म कराया है, जिसका वमन विरेचन कराया है, वह किसी भी प्रकार का जो जोर से बोलना, उच्चैर भाष्यम रथक शोभम चंक्रम, जोर से बोलना, चिल्लाना, अति यात्रा करना, इन प्रकार के जो नियम है जिनके कारण वातक शोभ होता है, जिनके कारण से शरीर में व्यापद उत्पन्न हो सकता है, उन सभी को त्याग करें और जो शरीर के लिए हितकारक है वैद्य ने जिसका उपदेश किया है उसका पालन करें, तभी उसको
दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जीताः लङ्घन पाचनैः जीताः संशोधनैर्येषु न तेषां पुनरुद्भव। तभी ये संभव है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आज्ञा चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करके गुरुवर निगम सर जी ने दर्शन दिया, उनको प्रणाम करते हुए धन्यवाद। भाई नवीन जोशी जी को धन्यवाद। नमस्कार सर। सर नमस्कार, बहुत बहुत आभार। आप आयुष दर्पण की स्ट्रीम यार्ड में जुड़े हुए हैं। तो प्रोफेसर निगम सर भी हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, नीचे आप देखिए, उसमें डॉक्टर चैताली मुंडे का सवाल आ रहा है। कुछ सवालों के उत्तर आप दे दें तो अच्छा रहेगा सर। देखिए आप पढ़िए सर, स्क्रीन के नीचे आ रहा है। चैताली जी, डॉक्टर चैताली मुंडे, इनका प्रश्न है कि इन विच कंडीशंस वी कैन गिव सत्यो विरेचन सर। तो चैताली जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने अपने व्याख्यान में अभी कहा कि सत्य विरेचन या सत्य वमन जैसी ऐसी कोई उल्लेख नहीं है शास्त्र में कि सत्य विरेचन देना, सत्य वमन देना। किंतु यदि आपको ऐसी आवश्यकता आ गई कि इसको विरेचन देना ही है, आगमान है, बल रुका हुआ है, दोस्त बन होता है, तो ऐसी अवस्था में आप परीक्षण करके उसमें विरेचन दे सकते हैं। आप एरंड तेल का पान करा सकते हैं रोगी को, लेकिन सत्य विरेचन के नाम से कोई उल्लेख नहीं है। मल रुका हुआ है, रोगी को मल प्रवृत्ति नहीं हो रही, कई दिन से मल रुका हुआ है और स्नेह पान करने की अवस्था में रोगी नहीं है। ऐसी अवस्था में तीक्ष्ण विरेचक द्रव्य, जिसमें आजकल लोग इच्छा विधि रक्षा भी प्रयोग करते हैं, उसकी गोली देकर के भी आप विरेचन करा सकते हैं। एरंड तेल का पान कराए। एरंड तेल सबसे उत्तम है, शरीर में रुक्षता भी नहीं आने देगा और मल प्रवृत्ति भी सभ्य प्रकार से करा देगा। मैं निगम सर का भी कुछ ओपिनियन चाहूंगा सर, आप भी सर कुछ बता दीजिए। प्रश्न आए हैं इसमें, बोलिए सर। एक प्रश्न है, ये नीचे आ रहा है सर, ये विरेचन लिखा है रजनीश शर्मा जी ने, विरेचन शरद ऋतु में ही कराना चाहिए या किसी भी ऋतु में करा सकते हैं? ये जो है, ये ऋतु अनुसार जो पंचकर्म कराने की विधा है, स्वस्थ श्वास रक्षण के दृष्टिकोण से, उस दृष्टिकोण से शरद ऋतु में विरेचन कराने के लिए उल्लेख है। लेकिन व्याधि अवस्था में कभी भी किसी भी समय और किसी भी ऋतु में आप विरेचन करा सकते हैं। यह स्वस्थ श्वास रक्षण के दृष्टिकोण से एक बताया गया कि शरद में विरेचन कराइए, प्रावट ऋतु में बस्ती कराइए, और वमन जो है जब कफ का काल हो अर्थात बसंत ऋतु वहां कराइए। ये स्वास्थ्य के लिए है। रोगावस्था के लिए हम विचार थोड़ी करेंगे कि शरद ऋतु आए तभी हम विरेचन करेंगे। पेशेंट आपको वेट थोड़ी करेगा, पेशेंट तो चला जाएगा। सर सुशील जायसवाल जी का प्रश्न आया है, वीरेंद्र तिवारी सर आपके नीचे देखिए स्क्रॉल आ रहा है वो। सुशील जायसवाल जी का प्रश्न है, वमन अथवा विरेचन में क्या स्नेहपान के लिए शुद्ध गोघृत का प्रयोग कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं, शुद्ध गोघृत का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो हम शुद्धकृत उचित कहते हैं कि रोगानुसार का लाभ होता है, और यदि रोगी को आप शुद्ध घृत देने के लिए दवाई में प्रस्तुत किया हुआ घृत देते हैं तो रोगी के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी अच्छा पड़ता है, रोगों में भी लाभ मिलता है। अन्यथा आप शुद्ध गोघृत का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सविता वाली जी भी कुछ पूछती हैं, तो तिवारी सर आप देखिए, एक सवाल उनका भी है। उनका प्रश्न है, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन में क्या क्या मेडिसिन यूज कर सकते हैं? रिंगवॉर्म इन्फेक्शन में क्या क्या मेडिसिन यूज कर सकते हैं? ये तो इसमें विरेचन से संबंधित नहीं है, लेकिन इसमें विरेचन भी आप करा सकते हैं। और दूसरा, विरेचन कृमि रोग में विडंग का बड़ा अच्छा प्रयोग है। विडंग का प्रयोग आप इसकी छोटी छोटी गोली बना करके उसके साथ में प्रयोग करने के लिए आप रोगी को दे सकते हैं। तो सर लीलाधर साहू जी का, सर लीलाधर साहू जी का प्रश्न भी ले लीजिए सर। स्नेहपान के बाद 3 दिन तक पोषक आहार देना चाहिए। साहू जी, मैंने इसको अपने व्याख्यान में कहा, 3 दिन तक रोगी को जांगल पशु पक्षियों का मांस चावल के साथ में देना चाहिए, या कोई शाकाहारी है, जांगल पशु पक्षियों का मांस तो नहीं मिलता है, तो वो चीज के साथ में या बुद्धि की दाल के साथ में आप आहार भोजन दे सकते हैं। सामान्य आहार दें जिसमें
मैं बहुत तेज, मैं बहुत मसाला हूँ, मैं बहुत तेज हूँ, ऐसे सामान्य आहार से जो कुछ प्रकोपक में है उसका विशेष सर रेखा ज़्यादा पाटिल जी का सवाल भी ले लीजिए। रेखा पाटिल जी। रेखा पाटिल जी का प्रश्न है, त्वचा विकार में कफ प्रधान्य है तो पहले वमन करा के विरेचन कराना पड़ेगा क्या? मैंने पहले ही अपने कहा कि रेखा जी, विरेचन के पूर्व प्रथमम वमनम पश्चात विरेकस्यात्। यदि प्रथम वमन करा करके विरेचन करें तो बहुत ही उत्तम लाभ प्राप्त होगा, इसलिए वमन कराए तो बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ रहेगा। ये अभिरंजन कुमार सिंह जी का भी सवाल ले लीजिए सर। अभिरंजन कुमार सिंह जी का भी प्रश्न ऐसा ही है, गंदरू फंगल इन्फेक्शन वेरी कॉमन नाउडेज, which is the best treated drug to be used? Snail palm is necessary for the condition. Dear Abhiranjan ji, gandru or fungal infection is a very common nowadays, very difficult to treat. So I suggest each and every patient need virution karma. इसलिए आप स्नेहपान देना ही देना है, पूरा विरुद्ध स्नेहपान कराना ही है। ये संतवना शर्मा जी का भी एक सवाल है सर। 3 दिन के गैप में क्या भोजन करें? ये 3 दिन का जो गैप है या विश्राम दिवस है, मैंने भी बताया कि इसमें ऐसे आहार का प्रयोग करें जो लघु हो, सुपाच्य हो, कफ प्रकोपक में हो, जैसे दही आदि का प्रयोग न करें। इसमें मूंग की दाल या मांस, रस और चावल, रोटी भी खा सकते हैं, ऐसा प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं लास्ट में निगम सर चूंकि इस कार्यक्रम में है, निगम सर से लास्ट में कमेंट्स चाहूंगा कि सर का जो लेक्चर था विरेचन पे वो कैसा रहा, आपने पूरा लेक्चर सुना है? सर एक लाइन में बोल देता हूँ, सर ने लेक्चर सुना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा कमेंट है। और सर का भी सर मैं जानता हूँ खराब होगा तो भी सर अच्छा ही बोलेंगे। शुरू से मैंने सुना है, शुरू से मैंने खोल के आपको देखा है। सबसे बढ़िया बात जो है वो आप बहुत अच्छी तरह धीरे धीरे स्पष्टता आप अपनी बात कहते हैं, इसके लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा लगा और इसी प्रकार आप जुड़े रहिए। हमारे जो नवीन जोशी जी हैं वो प्लेटफॉर्म आपको देते हैं, उसका भरपूर प्रयोग करिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। बहुत बहुत बढ़िया बधाई सर तिवारी सर। मैं आपसे अब यहीं पर आपको अब 5 मिनट का सर है, निगम सर आ गए आप, तो सर मैं चाहूंगा कि 5 मिनट बाद इसी प्लेटफॉर्म पर आपका लेक्चर हो जाए, क्योंकि वो लेक्चर तो होना ही है इसी फेसबुक पर। तो अच्छा, इसी में आप हाँ यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं सर आप 5 मिनट तक। वीरेंद्र तिवारी जी पंचकर्म के बारे में कुछ और प्रश्न ले लेते हैं। हाँ 5 मिनट और कुछ प्रश्न है तो वो प्रश्न और मैं ले लेता हूँ। ले लीजिए ले लीजिए। हाँ सर, प्रश्न बोलिए। जी मैं 1 मिनट आपके प्रश्न ले रहा हूँ। ये एक प्रश्न आया सर, आपके कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा सर। अमित सिंह जी का प्रश्न है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए विरेचन में स्तनपान कैसे? Dear अमित सिंह जी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो एक व्याधि है, इसमें विरेचन या उसमें वमन और विरेचन दोनों कराया जा सकता है, किंतु यदि आप खाली विरेचन भी कराना चाहते हैं तो इसमें भी स्नेहपान की वही विधि रहेगी जो अन्य रहेगी। स्नेहपान उसी प्रकार से कराना है जैसे अन्य व्याधियों में कराते हैं। डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। चलिए सर फिर उसी से आप कर लीजिए सर, आप वहीं से हो जाइएगा लाइव से। डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। In OPD days, which विरेचन योग should be given? ताराचंद जी, मैं अब विनम्रता से कहना चाहूंगा कि जो यह विरेचन और वमन का कर्म है तो ओपीडी बेस पर यह संभव नहीं होता। इसके लिए आईपीडी लगता ही है, आईपीडी करना ही चाहिए, क्योंकि रोगी को 7 दिन स्तनपान कराना है। हाँ, आप कर सकते हैं कि स्तनपान घर पर रोगी को लेकर विरेचक योग दे करके, यदि आपके पास सुविधा नहीं है तो रोगी को घर पर योग दे दें तो भी, और निरीक्षण करते रहे तो भी संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मुझे लगता है कि अब 57 मिनट हो चुके हैं और सबके प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। तो विकेश महाजन जी का भी प्रश्न था, वो भी उत्तर दे दिया आपने।
लीलाधर साहू जी के प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। तो मैं यहीं पर आपसे विदा चाहता हूँ और मैं अब बस 1 मिनट के बाद निगम सर को लेके आता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नवीन जी, जी सर। बहुत डिस्टरबेंस इसमें आ रहा है। वो सर उनके ऑडियो की वजह से आ रहा है, आपका डिस्टर्ब नहीं होगा सर। हैं? आपका डिस्टर्ब नहीं होगा सर, वो उनका वायर है ना, उन्होंने वायर लगा रखा है, इस वजह से डिस्टर्बेंस है। अच्छा, तभी है वही। तो इसी में बोलूं कि फेसबुक खोल? हाँ, इसी में बोलिए सर, इसी में बोलिए, क्यों लाइव इसी से हो जाते हैं। अच्छा ठीक। मैं ऐड करता हूँ सर आपको। अभी 2 मिनट है। जी सर। वैसे आज तिवारी जी ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है और समय अनुकूल, साथ साथ में उन्होंने जो योग बताए बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही बोल रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। सबसे अच्छी बात जो हमको लगी तिवारी जी में कि बहुत धीरे धीरे, बहुत स्पष्टता, जैसे हम कभी कभी जल्दी बोल देते हैं, लेकिन इनका जो मैंने लेक्चर देखा इसमें सीखने लायक बात यही है कि प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को उन्होंने सामने रखा है। इसके लिए से तिवारी जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार आप जुड़े रहे। मैं तो कहता हूँ मेरे लेक्चर तो हो गए 6 महीने से चल रहा है, अब आप हमारी कुर्सी ले लीजिए और 6 महीने लगातार आप चलाइए, आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सर। तो फिर मैं अब यहीं पर आपसे विदा लेता हूँ और